ऋग्वैदिक काल समाप्त हुआ, हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल का समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, अर्थात 1000 बीसी से 600 बीसी। तो वैदिक काल का मैंने जो पहला वीडियो जो पोस्ट किया था, उसमें मैंने पूरे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का एक खाका प्रस्तुत किया था। इसे समझने के लिए अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने केवल लेक्चर दिया था, व्याख्यान दिया था, जिसमें मैंने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जीवन में जो मूलभूत अंतर था, दोनों के समाज में, दोनों के राजनीतिक व्यवस्था में, दोनों के अर्थव्यवस्था में और धर्म में जो मूलभूत अंतर था, वो मैंने पहले वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं और नहीं देखा है उस वीडियो को तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, मैंने मानचित्र भी एक छोटा सा बनाया है ताकि बेहतर तरीके से समझा सकूं। दोनों समाजों में मूलभूत अंतर ये है कि ऋग्वैदिक संस्कृति के लोग, ऋग्वैदिक आर्य, मुख्य रूप से पंजाब के क्षेत्र में रहते थे। पंजाब कहाँ है? थोड़ा सा भारत में है और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया है। तो ये सीमा कब बनी? 1947 में बनी। 1947 के पहले यहाँ कोई सीमा नहीं हुआ करती थी, है ना? यानी भारत यहाँ तक हुआ करता था। उस समय तो भारत अभी बन रहा था, भारत बना भी नहीं था। भारत की संकल्पना तो बहुत बाद में आई। हम एक भूभाग दिखा रहे हैं, है ना, दक्षिण एशिया का। तो इस क्षेत्र में आर्य पहले रहते थे। ठीक है, पहले आर्य इस क्षेत्र में रहते थे। जो सिंधु नदी तंत्र है उस क्षेत्र में आर्य सबसे पहले भारत में आकर बसे। सप्त सिंधु क्षेत्र या पंजाब के क्षेत्र में आर्य सबसे पहले बसे थे, जिन्हें हम ऋग्वैदिक आर्य कहते हैं। उत्तर वैदिक आर्य क्या है? पूर्व की ओर बढ़ चले। उत्तर वैदिक आर्य यहाँ नहीं थे। उत्तर वैदिक आर्य पूर्वी भारत की ओर बढ़ चले, यानी उत्तर भारत के मैदान में उनका पूर्व की ओर प्रसार हुआ। पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। ठीक है, पूर्व की ओर बढ़ने के साथ साथ इसी समय काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान हो गया था, यानी उसके प्रयोग से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। आर्यों ने पूर्व की ओर प्रसार किया, इसके साथ ही खेती में लौह तकनीक का विकास किया, लौह तकनीक का प्रयोग किया। धीरे धीरे जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते चले गए, आर्यों का कृषि में ज्ञान बढ़ता गया, कृषि की तकनीक उनकी सुधरती गई। इसके चलते उत्पादन में धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई। उत्पादन में बढ़ोतरी हुई तो जो कबायली और घुमक्कड़ जीवन वो जीते थे उसमें ठहराव आ गया। अब आर्य एक जगह पर टिककर खेती करने लगे, यानी कृषि में अधिशेष उत्पादन, यानी खाने के बाद जो बच जाता है ना, कृषि में अधिशेष उत्पादन और जीवन में स्थायित्व का भाव, इन दोनों चीजों ने मिलकर उत्तर वैदिक काल में समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला दिया, आर पार परिवर्तन ला दिया। पहले वीडियो में इसे अच्छे समझ लीजिएगा, उसमें वीडियो मैंने बहुत बढ़िया से कुछ देर तक समझाया है। तो उत्तर वैदिक काल में शेष तीनों वेदों, ऋग्वेद को छोड़कर जो तीनों वेद हैं, जो भी बोल रहा हूं आप आगे से लिखिएगा सब कुछ। उत्तर वैदिक काल में शेष तीनों वेदों, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य की रचना उत्तर वैदिक काल में ही हुई और इन्हीं साहित्यों से उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हालांकि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी का स्रोत केवल साहित्य ही नहीं है, खुदाई यानी उत्खनन भी है। उत्तर भारत में कुछ स्थलों पर उत्खनन किया गया है, जिससे कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें उत्तर वैदिक काल के आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देने वाले दो स्रोत हैं, एक साहित्य और दूसरा उत्खनन। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का प्रसार पूर्व की ओर हुआ। ठीक है, अब आर्य पंजाब के क्षेत्र से निकलकर गंगा यमुना के दोआब में प्रवेश कर गए। ये गंगा नदी है और उसके पश्चिम में यमुना नदी है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्व की ओर प्रसार हुआ और आर्य पंजाब के क्षेत्र से निकलकर गंगा यमुना के दोआब में प्रवेश कर गए, यानी इस क्षेत्र में प्रवेश कर गए। ठीक है, वास्तव में यह दिल्ली के आसपास का कुरुक्षेत्र था। दिल्ली के आसपास का जो कुरुक्षेत्र बाद में जाना गया, 6ठी शताब्दी से पूर्व जब आप पढ़ेंगे 16 महाजनपद, उसमें कुरुक्षेत्र का उल्लेख आएगा। तो दिल्ली और उसके आसपास यानी पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिलकर कुरुक्षेत्र कहलाते थे। तो ये कुरुक्षेत्र का इलाका था, यानी पंजाब के क्षेत्र को छोड़कर गंगा यमुना के दोआब में यानी कुरुक्षेत्र में आर्य बस गए। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, हमने साहित्य जब पढ़ाया तो उसमें शतपथ ब्राह्मण किस वेद का
ब्राह्मण ग्रंथ है बताइएगा उत्तर में, कमेंट में। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, कमेंट करिए। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा का उल्लेख हुआ है, विदेह माधव की कथा, विदेह माधव की कथा का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित विदेह माधव की कथा के माध्यम से आर्यों के पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत की ओर प्रसार की जानकारी मिलती है। इस कथा से क्या पता चलता है, हम थोड़ा सा बता दें, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। तो इस कथा से ये पता चलता है कि एक उस काल के साहित्य में धार्मिक बातें तमाम लिखी होती थी। हम 2 लाइन बोल दें। विदेह माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। अचानक से वैश्वानर अग्नि विदेह माधव के मुख से निकला और पृथ्वी पर चला आया। पृथ्वी पर आने के बाद ये जो अग्नि थी, अग्नि का एक गोला था, जो अग्नि थी वो पूर्व दिशा की ओर बढ़ी, ठीक है, यानी पंजाब क्षेत्र से पूर्वी भारत की ओर पूर्व दिशा की ओर बढ़ी और रास्ते में आने वाली नदियों को जलाकर सुखाते हुए, नदियों को जलाकर सुखा दिया, नदियों को जलाकर सुखाते हुए पूर्व की ओर बढ़ा, उत्तर भारत के मैदान में पूर्व की ओर बढ़ा। लेकिन सदानीरा नदी को वह नहीं सुखा पाया। बिहार में आज भी बहती सदानीरा नदी, उसे हम गंडक नदी कहते हैं, लेकिन यह अग्नि सदानीरा नदी को नहीं सुखा पाई, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन लिखिए। वास्तव में उत्तर वैदिक काल में सदानीरा नदी ही आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की पूर्वी सीमा थी, यानी आर्य इस काल में कहां तक रहते थे, सदानीरा नदी तक उनका अंतिम विस्तार हुआ। कहां तक, सदानीरा नदी तक। हम बताएंगे कि कैसे विस्तार हुआ, सुनते जाइए। सदानीरा अर्थात गंडक नदी तक। इस कहानी से हमें बस इतना ही पता चलता है कि पूर्व की ओर प्रसार के क्रम में आर्य सदानीरा नदी के आगे नहीं बढ़ पाए और सदानीरा नदी आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की पूर्वी सीमा थी, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण विदेह माधव की कथा से आर्यों की पूर्व दिशा में सदानीरा नदी तक प्रसार की जानकारी मिलती है ना। इस काल में सदानीरा नदी आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र की पूर्वी सीमा थी। नेक्स्ट थोड़ा सा ऋग्वेद का उल्लेख करते हैं। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद में सरस्वती और द्विषद्वती नदियों के बीच के क्षेत्र को पवित्र माना गया है। जो सरस्वती और द्विषद्वती नदी थी इस क्षेत्र में बहती थी, यहाँ पर, ठीक है, इस क्षेत्र में बहती थी। तो ऋग्वेद में सरस्वती और द्विषद्वती नदियों के बीच के क्षेत्र को पवित्र माना गया है और उसे ब्रह्मावर्त नाम दिया गया है, ठीक है। यानी ऋग्वैदिक काल में आर्य ब्रह्मावर्त के क्षेत्र में रहते थे। जबकि उत्तर वैदिक साहित्य से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य ब्रह्मावर्त के क्षेत्र को छोड़कर पूर्वी दिशा में प्रसार करने लगे और गंगा यमुना के दोआब में बस गए। गंगा यमुना के दोआब के ऊपरी क्षेत्रों में प्रवेश कर गए, यानी गंगा यमुना दोआब का निचली क्षेत्र यहाँ है और ऊपरी क्षेत्र यहाँ है। ऊपरी क्षेत्रों में प्रवेश कर गए और इस क्षेत्र का नाम उन्होंने ब्रह्मर्षि देश रखा। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मर्षि देश रखा। यह दिल्ली के आसपास का कुरुक्षेत्र वाला इलाका था। ये सारा कुछ लिखते जाइएगा। आपको मैं बार बार कहा हूं कि फिर कह रहा हूं कि मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कि जीएस के लिए, चाहे आईएएस का एग्जाम हो चाहे पीसीएस, जीएस के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। जीएस के लिहाज से बहुत ज्यादा सवाल प्राचीन भारत से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़िए जितना से कि बार बार सवाल बनते हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं इतिहास में 95% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, छूटेंगे नहीं। आगे इसके बाद यानी ब्रह्मर्षि देश के क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद, यहाँ अधिकार क्या, इसका नाम उन्होंने ही रखा, साहित्य में इसका नाम लिखा गया है ब्रह्मर्षि देश। अब आगे ब्रह्मर्षि देश पर अधिकार करने के पश्चात आर्यों ने हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत, हिमालय यहाँ है, विंध्य पर्वत यहाँ, ब्रह्मर्षि देश पर अधिकार करने के बाद आर्यों ने हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के समूचे भूभाग पर अधिकार कर लिया और इसका नाम उन्होंने मध्य देश रखा। यानी हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र का नाम उन्होंने क्या रखा, मध्य देश रखा। उत्तर वैदिक काल में मध्य देश ही आर्य संस्कृति का केंद्र बिंदु था। यहाँ लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल में मध्य देश ही आर्य संस्कृति का केंद्र बिंदु था। इस काल में विंध्य पर्वत आर्य संस्कृति की दक्षिणी सीमा थी। विंध्य पर्वत आर्य संस्कृति की दक्षिणी सीमा थी और सदानीरा अर्थात गंडक नदी आर्य संस्कृति की पूर्वी सीमा थी।
आज पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की दक्षिणी सीमा कौन सा पर्वत था? विंध्य पर्वत। और पूर्वी सीमा क्या था? गंडक या सदा नीरा नदी। नेक्स्ट, ये पूरा हो गया इधर का पार्ट। इधर के पार्ट को आप देखते जाइए, बोलते जाता हूं। सदा नीरा नदी, लेकिन सदा नीरा नदी के पूर्व में यानी गंडक नदी के पूर्व में स्थित अंग और मगध के क्षेत्र अभी भी आर्य संस्कृति से बाहर थे, क्योंकि अंग और मगध गंडक नदी के पूर्व में थे और आर्य संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? गंडक नदी थी। तो वही मैं कह रहा हूं कि लेकिन अंग और मगध के क्षेत्र, सदा नीरा नदी के पूर्व में स्थित अंग और मगध के क्षेत्र अभी भी आर्य संस्कृति से बाहर थे, क्योंकि अथर्ववेद में अंग और मगध को सुदूरवर्ती क्षेत्र बताया गया है। सुदूरवर्ती क्षेत्र बताया गया है और यहाँ के लोगों को व्रात्य, मृधवाच और अदेवयु कहा गया है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य, मृधवाच और अदेवयु कहा गया है। व्रात्य का अर्थ होता है जो वैदिक व्रतों का पालन न करते हैं, जो वैदिक व्रतों का पालन नहीं करते हैं। मृधवाच का अर्थ होता है जो प्राकृत भाषा बोलते हैं, संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृत भाषा बोलते हैं। और देवयु का अर्थ होता है जो वैदिक देवताओं में आस्था नहीं रखते हैं, है ना। तो ऐसा कहते हुए मगध के लोगों के प्रति थोड़ा घृणा का भाव रखा गया है कि कुछ और ही करते रहते हैं। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में सदा नीरा नदी के अलावा रेवा नदी का भी उल्लेख आया है। सदा नीरा गंडक नदी है और रेवा नदी वास्तव में नर्मदा नदी है, जो कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती थी। ठीक है, रेवा नदी का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में आया है। बाद के काल में जब आर्यों ने सदा नीरा नदी को पार करके अंग और मगध पर भी अधिकार कर लिया, तो आर्यों का समूचे उत्तर भारत पर अधिकार हो गया, समूचे भारत पर उनका अधिकार हो गया जब उन्होंने अंग और मगध पर अधिकार कर लिया। और उत्तर भारत, समूचे उत्तर भारत को उन्होंने आर्यावर्त नाम दिया। आर्यावर्त यानी पूरा उत्तर भारत। यानी आर्य पहले ब्रह्मावर्त में थे, यानी सरस्वती और दुष्दती नदियों के बीच पंजाब क्षेत्र में। बाद में गंगा यमुना द्वाब में बसे तो इसे ब्रह्मर्षि देश नाम दिया। बाद में हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो इसे मध्य देश नाम दिया। और जब उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया तो इसे आर्यावर्त नाम दिया। ये जो शब्द हैं ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश किस क्षेत्र को कहा गया है? अब ऑप्शन ए बंगाल और बिहार का क्षेत्र, ऑप्शन 2 गंगा और सदा नीरा नदी के बीच का क्षेत्र, विकल्प 3 गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र, विकल्प 4 सरस्वती और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र। इस तरह से विकल्प देकर भ्रमित किया जाता है। इसको आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है, मुझे नहीं लगता कि ये शब्द कभी भी आपसे पूछे जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, जो फैक्ट था वो हमने लिखवा दिया, कुछ और बातें इसी चैप्टर में जोड़ लीजिएगा। वास्तव में उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूरब की ओर प्रसार केवल संस्कृति का प्रसार नहीं था, वास्तव में यह नई उत्पादन तकनीक का भी प्रसार था। आर्य लोहे से परिचित हो चुके थे और कृषि में उसका प्रयोग करने लगे थे। आर्यों द्वारा लोहे का प्रयोग का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतिरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। अतिरंजी खेड़ा से खुदाई में जो लोहा प्राप्त हुआ है वो वास्तव में 1000 ईसा पूर्व का ही है। इससे पता चलता है कि आर्य कृषि में लोहे का प्रयोग करने लगे थे। कृषि में लोहे के प्रयोग से उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई, उत्पादन में बचत होने लगी। ठीक है, उत्पादन में बचत ने आर्यों के जीवन में स्थायित्व का भाव ला दिया और स्थायित्व के भाव ने आर्यों के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धर्म सभी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। जुड़े रहिए। नमस्कार।